तो भारतीय बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता रहा थोड़ा सा दबाव भरा अनिश्चितता के बीच, और कई सारी चीज़ें हैं जिसको मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है, करना चाह रहा है। लेकिन अब स्लोली एंड स्टेडी हम उस साइड पे जा रहे हैं जिस साइड पे है अर्निंग सीज़न, और इसका पहला एग्जाम्पल देख लिया टीसीएस की अर्निंग के बाद, जबकि बाजार ने एक बड़ा गोता उसके नंबर्स के साथ लगा दिया। लेकिन अब इस अर्निंग सीजन को कैसे पढ़ा जाए, आगे की सिचुएशन कैसी हो, इन सब पर भी बातचीत कर लेते हैं। और आज एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ निपुण सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे अलग अलग पहलुओं को लेकर भी और अलग अलग एस्पेक्ट पर भी। निपुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निपुण सर, पहले तो एक चीज़ बताओ, ये ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी? क्योंकि होगी 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 सुनते हैं, फिर सडनली ट्रम्प साहब ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा 10% लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर शुरू हो गया वहीं से जहां से हम शुरू हुए थे। तो एक्चुअल में होगी या लग रहा है कि नहीं होगी, चलता ही रहेगा नाटक परमानेंट? ये एक अनप्रडिक्टेबिलिटी है। इसी वजह से हम मार्केट्स में क्लियरली एक नर्वसनेस देख रहे हैं। ट्रेड डील सुनर और लेटर होनी जरूर है, पक्का है। आई थिंक डीले स्पेसिफिकेशंस पे चल रहा है, डीले जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं, नेगोशिएशन टू एंड फ्रो जरूर चल रहा होगा कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे कितना लगना चाहिए, कितनी कितनी नहीं लगनी चाहिए। क्लियरली अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के लिए ट्रेड बढ़ाने के लिए। एक पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन किस सेक्टर्स पे किस तरह के टैरिफ्स लगेगी इसकी अनसर्टेनिटी है। इसी वजह से क्लियरली एक नर्वसनेस बनी हुई है, लेकिन ट्रेड डील तो जरूर पक्का ही है। नहीं तो अब एक बात बताओ निपुण सर, हम 25% को डिस्काउंट करके बैठे हैं, 35% को डिस्काउंट करके बैठे हैं, आसपास के सब में आपने बांग्लादेश पे 35 लगा दिया, श्रीलंका पे 30 लगा दिया। हमारे भी इर्द गिर्द कहीं इतना ही होना चाहिए 25-30 की रेशियो में। क्या हम ये डिस्काउंट करके बैठे हैं? प्लस ब्रिक्स के देश बनना हमारे लिए अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? यहाँ तो एडिशनल 10% आ गया हमारे ऊपर, उसको हम कैसे डील करें? आई थिंक एक स्टैंडर्ड सेक्टर वाइज ऑब्वियसली क्लियरली डिपेंड करेगा, लेकिन 10 से 20% तो एट द लोएस्ट लेवल हम टैरिफ समझ सकते हैं कि लगेगा, हर एक सेक्टर पे लगेगा। अनलेस कि एक क्विड प्रो को बनता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए तो अलग बात है। बट क्लियरली जिस हिसाब से हमने ट्रेंड देखा है, एट द लोएस्ट लेवल 10 से 20% लगना जरूरी है। अनसर्टनिटी इसी की है कि ब्रिक्स के जो 10% और लग सकते हैं, उसकी वजह से जो 20 या 25 अगर किसी सेक्टर्स में लगते हैं और उसके ऊपर जो 10% एडिशनल लगते हैं, तो एक क्लियरली एक ट्रेड में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हम सब समझते हैं कि यूएस के कई सेक्टर्स पे जरूर लगेगा। महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्लियरली डोमेस्टिक सेक्टर्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आई थिंक अगर सेफली पकड़ के चले तो 20% ऑन एवरेज टैरिफ्स डेफिनेटली लगने चाहिए हर एक सेक्टर को। अब आती है दूसरे हिस्से की बात, ट्रेड टैरिफ के अलावा हम एक्चुअल में पोजीशनड कैसे हैं? क्या मिड कैप स्मॉल कैप हीटअप साइड पर है, ओवर हीटेड साइड पर है, कंफर्टेबल साइड पर है? अंडर वैल्यू तो नहीं कहूँगा। हम खड़े किस तरफ हैं बाजार में? क्योंकि अब इन दोनों इवेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी की हमारी पोजीशनिंग कैसी है? क्लियरली अगर मिड कैप स्मॉल कैप में एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट करें तो कई स्टॉक्स रिचली वैल्यूड लगते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कई सेक्टर्स के बीच के अंदर कई और ऐसी कंपनियां हैं जिसमें वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख भी रहे हैं एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फार्मा कंपनीज में देखते हैं तो एक अनसर्टेनिटी टैरिफ की जो यूएस एक्सपोर्ट करते हैं उस पर क्लियरली अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसके रिजल्ट्स में शायद एक इम्पैक्ट हो एक्सपोर्ट्स पे ये क्वार्टर में, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आएगा। लेकिन डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी क्लियरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, ग्रेजुअल मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है या मेंटेन हो रहा है। तो एक ग्रोथ क्लियरली हो रहा है विद इन अ सेक्टर जहाँ पे कुछ कंपनियों को अनसर्टिनिटी है, दूसरी तरफ कुछ कंपनियों को अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल रही है और जिसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इस तरह कई और सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, पावर में हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक सेगमेंट्स देखें तो ओवर प्राइस दिखते हैं, लेकिन उनके एक एंसिलरी सेक्टर्स जो हैं, पावर सेक्टर में फॉर एग्जांपल
जो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनमें शायद वैल्यूएशन रिच लग रहा है, लेकिन उसमें से जो उसकी एंसिलरी कंपनीज हैं पावर ट्रांसमिशन में या पावर ट्रांसमिशन की भी एंसिलरी कंपनीज हैं, उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लग रही है, उसमें वैल्यूएशन कुछ हद तक स्ट्रेच्ड, हिस्टोरिकल एवरेजेस से शायद स्ट्रेच्ड हों, लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से रीजनेबल वैल्यूएशन लग रहे हैं या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो हर एक सेक्टर में हमारे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टिवली निवेश करने के लिए। तो निपुण सर, एक सेक्टर जो ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है वो है आईटी, और उस करेक्शन को हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं कि यहाँ टीसीवी खराब आएगी, सिचुएशन खराब है, ट्रम्प साहब का टैरिफ एंड ऑल चीज़ें हैं, इन सब के बीच में और अब नंबर आता है और नंबर के बाद वो सेक्टर और टूटने लग जाता है। उसका बेलवदर ही 3% आज टूट गया नंबर्स के बाद। सो इसको आप कितना कंफर्ट देख रहे हो कि हाँ, क्या ये बॉटम के इर्द गिर्द है या अभी कहीं दूर दूर तक इसमें कोई अता पता नहीं है बॉटम का? सुमित, इसमें भी मैं एक लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में सेग्रीगेट करूंगा। लार्ज कैप आईटी में क्लियरली हमने देखा है रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल सिनेरियो जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डर इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय एडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्लियरली एक स्लोडाउन दिख रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि उनके ऑर्डर फ्लो में एक स्लोडाउन है, ग्रोथ आने में मुश्किलें पड़ रही है, अट्रिशन कई कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है। यूएस के ग्रोथ में जो कई कंपनियां यूएस पे डिपेंडेंट है और यूएस के ग्रोथ में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ से ऑर्डर फ्लो के में एक स्लोडाउन है। सो आई थिंक लार्ज कैप आईटी में भले ही वैल्यूएशंस गिरे हों, आई थिंक अभी भी जब तक एक टर्न अराउंड 2 या 3 क्वार्टर में, तो क्लियरली एक लग रहा है कि 2 या 3 क्वार्टर तक एक टर्न अराउंड नहीं होगा, तब तक एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी डिस्पाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। और ये हम कम से कम 5 से 7 क्वार्टर से देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 1 या 2 क्वार्टर का इफेक्ट है, कम से कम 5-6 क्वार्टर से ये लार्ज कैप आईटी में एक स्लोडाउन इन ऑर्डर्स रहा है, अनसर्टेनिटी ऑफ ऑर्डर्स रहा है, और ग्रोथ का एक डबल डिजिट ग्रोथ भी मुश्किल से नहीं देख पा रहे हैं एनुअली। तो क्लियरली एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आगे आई थिंक अभी भी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से एक वैल्यूएशन में एक इम्प्रूवमेंट या रीरेटिंग आना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मिड कैप आईटी में अगर देखें इसी तरह कई कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड हों या मोर प्रोडक्ट बेस्ड देन सर्विस बेस्ड, जो कई कंपनियां हैं जो डोमेस्टिक मार्केट्स पे डिपेंडेंट हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, प्रोडक्ट्स डेवलप करके एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। आई थिंक ये सब में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ग्रोथ हमको क्लियरली दिख रहा है, मोर देन डबल डिजिट, एक मिड टीन्स में या ऑलमोस्ट हायर डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है। और क्लियरली आई थिंक ये ग्लोबल ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। सो विद इन द स्पेस ऑल्सो वन वुड थिंक कि अपॉर्चुनिटी है, लार्ज कैप आईटी में प्रोबेबली नहीं है, लेकिन मिड कैप आईटी में सिलेक्टिवली अभी भी है। तो सर, आईटी के बाद जो दूसरा एक मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्टर आता है वो है अभी एफएमसीजी। इस वीक में एफएमसीजी ने मतलब स्लीपिंग जाइंट्स उठे हैं, जैसे कि एचयूएल उठ गया, बड़े टाइम बाद एचयूएल में कुछ मूव आया आज कहीं जाकर। सो क्या ये कंजम्पशन स्टोरी दोबारा प्ले आउट होनी शुरू हो रही है? क्या ये मॉनसून है जिसको बाजार रीड कर रहा है? क्या ये वैल्यू बाय है इस सेक्टर के अंदर? क्या ये और जो टैक्स का बेनिफिट या फेस्टिव का डिस्काउंटिंग ये सब शुरू हो गया है, या कि एक शॉर्ट ब्लिप था, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर ही? सुमित, जनरली हर एक क्वार्टर में हमने देखा है कि किसी न किसी फैक्टर्स पे, और ये सब फैक्टर्स आपने डिस्क्राइब किया, किसी न किसी फैक्टर की वजह से एक आशा बढ़ी है कि एफएमसीजी कंपनीज में अब एक टर्न अराउंड होगा। अच्छे मॉनसून की वजह से शायद रूरल ग्रोथ होगा, जो प्रीमियमाइजेशन हमने देखा है प्रोडक्ट का वो शायद कम होके डिपेंडेंट रूरल ग्रोथ पे होगा या कंज्यूमर स्पेंडिंग पे होगा। टैक्स घटे हैं उसकी वजह से, घटा है उसकी वजह से एक मास अफ्लुएंट में या लोअर लेवल्स में एक स्पेंडिंग ज़्यादा होगा। तो एक एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स के पहले हमेशा बना रहता है, और इसी वजह से एक प्री रिजल्ट रैली हम जनरली देखते हैं, रिजल्ट्स पे क्लियरली डिपेंड करता है। लेकिन एक अच्छे मॉनसून के वजह से एक alternate other indicators like let's say ऑटोमोबाइल सेल्स कम हुए हैं, लेकिन टू व्हीलर सेल्स इतने कम नहीं हुए हैं। सो एक जो रूरल स्पेंडिंग का एक इंडिकेटर रहता है
वो एक इंडिकेटर इस पे से एक पता चल सकता है। और उसी होप से, उसी वजह से हम एफएमसीजी में एक माइनर रैली देख रहे हैं। किसी किसी कंपनी में मैनेजमेंट चेंज की वजह से हो रहा है, किसी कंपनी में एक क्लियर रूरल स्पेंडिंग का इम्पैक्ट है, उस वजह से हो रहा है, अलग अलग कारणों से हो रहा है। बट आई थिंक आशा बनी है कि अच्छे मानसून की वजह से एक रूरल स्पेंडिंग जो जिसकी 2 साल से आशा हो रही है कि कम से कम एक टर्न अराउंड होगा, शायद इस साल में टर्न अराउंड हो जाए, उसकी ग्रेजुअल इम्पैक्ट आए और हम वॉल्यूम्स में और रेवेन्यूज में ग्रोथ देखें। ये आशा बन रही है एफएमसीजी कंपनीज में। एक चीज़ और ये जो बैंक्स हैं, इसमें कुछ वाइड डिस्पैरिटी नहीं दिख रही सर आपको? एक तरफ एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक जो कि 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करता है, आईसीआईसीआई बैंक 11-12 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करता है, सामने एसबीआई है जो कि सिर्फ 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करता है, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। लेकिन ठीक है, चलो पीएसयू है, आमतौर पर उनको एक कम प्री मिलता भी है, सस्ते ही रहते हैं वो। लेकिन क्या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है? या तो वो बहुत प्रीमियम पर है या ये बहुत डिस्काउंट पर है। सो आई थिंक हमने करीब 2-1 साल पहले एक नैरोइंग ऑफ रेटिंग हमने देखा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रैली हुई, प्राइवेट सेक्टर में इतनी नहीं हुई। कारण भी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे स्ट्रेंथन हुए, बहुत काफ़ी स्ट्रांग हुए, प्रोविजनिंग हो चुका, रिकैपिटलाइजेशन हो चुका, उनमें ग्रोथ अच्छा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हमने कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इश्यूज देखे, अकाउंटिंग इश्यूज देखे, आरबीआई एक्शन देखा किसी न किसी कारण से, क्रेडिट कार्ड्स पे एक्शन देखा, केवाईसी पे एक्शन देखा। सो क्लियरली मार्केट्स में रियलाइज हो रहा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बेटर है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी केसेस नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिस सेलिंग का और क्रेडिट कार्ड मिस सेलिंग का भी इशू आया था। बट क्लियरली एक ब्रॉड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस जो कहें या रेगुलेटरी कंप्लायंस कहें तो शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बेहतर हो रहा है, ऐसा ग्रेजुअल इंप्रेशन बढ़ रही है। उसमें ग्रोथ बेटर हो रहा है। उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो रिटेल पार्टिसिपेशन की थोड़ी कमी थी वो भी हमने एक ग्रेजुअल कैचअप होते हुए दिखा है। पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन लोन्स देखें या प्रॉपर्टी लोन्स देखें या व्हीकल लोन्स देखें, उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एनबीएफसीज की ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो हमने ग्रेजुअली देखा है कि पीएसयू बैंक्स में आते हुए देखा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इतना इस तरह से ग्रोथ नहीं आया है। सो आई थिंक एक केस डेफिनेटली है कि और नैरोइंग ऑफ वैल्यूएशंस हो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। क्लियरली आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। एसएमईज लोन्स किस तरह, एसएमई लोन्स में पार्टिसिपेशन किस तरह होता है, जहाँ पे शायद निम्स ज़्यादा हो सकते, जहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं, उस पर काफ़ी निर्भर करेगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स पे क्लियरली एक डिपेंडेंस है। कासा रेशो किस तरफ से पैन आउट हो जाता है, जो हमने ब्रॉडली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बेटर देखा है। सो आई थिंक क्लियरली केस है कि देयर कुड बी सम फर्दर नैरोइंग ऑफ गैप बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सर नंबर्स पे वापस आता हूँ, क्योंकि नंबर्स के केस में अभी तो पहला ही नंबर या पहले ही दिन के नंबर्स आने शुरू हुए हैं, लेकिन आगे अब नंबर्स आएंगे। सो आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि इस बारी मतलब फायरवर्क तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है देख के, लेकिन क्या बाजार उन नंबर्स के लिए तैयार है जो आने वाला है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप उस जगह पर खड़ा है कि एक खराब नंबर और बुरी तरह से धुलाई, ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी? बहुत महत्व का पॉइंट है सुमित, क्योंकि मार्च के नंबर्स जो हमने देखे वो इन अ वे मिक्स्ड बैग थे, लेकिन कई केस में एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर थे। कई केस में एक्सपेक्टेशन कम थे इसी और खराब रिजल्ट आए तो बहुत मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से आ गया कि कई मिड और स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा जहाँ पे आशा नहीं थी उसमें भी बेहतर नंबर्स आ गए। जून क्वार्टर में क्लियरली एक्सपेक्टेशंस लो हैं लार्ज कैप्स के और कई सेक्टर्स में। अगर 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स में देखें, आईटी सेक्टर लार्ज कैप में देखें, उसमें एक्सपेक्टेशंस लो है। जो यूएस एक्सपोर्ट फार्मा कंपनीज जो यूएस एक्सपोर्ट कर रही हैं उनमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कुछ हद तक टेक्सटाइल्स में टैरिफ की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सो आई थिंक एक जून क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस रियली लो हैं। इसमें भी अगर
जो एक एंसिलरी कंपनीज हैं, एंसिलरी सेक्टर्स हैं, वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज स्मॉलर आईटी कंपनीज, वेदर इट इज स्मॉलर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डिफेंस में जो डिफेंस सप्लायर्स हैं, ये सब कंपनीज जो इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए थे तब एक वॉर की वजह से हायर एक री रेटिंग मिल गया था उन्हें, उसमें किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं ये बहुत महत्व का होगा। अगर उसमें लोअर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आते हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी इनके स्ट्रेच हो जाएंगे, तो एक मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है। सेम थिंग बैंक्स का है, पीएसयू बैंक्स हैं या छोटी बैंक्स हैं, उसमें वाइल इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए उतना बड़ा नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ डेफिनेटली ये क्वार्टर में हमने थोड़ा बेहतर होते हुए देखा है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं अभी भी उस लेवल पे ग्रो किया है। तो उसका एक प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे नजर रहेगी। सो एक नेगेटिव सरप्राइज आने से क्लियरली मार्केट्स में एक नर्वसनेस बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम मिड और स्मॉल कैप्स पे क्लियरली नजर रहेगी, जहाँ पे मार्च क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जून क्वार्टर में अगर अच्छे आते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रहती है, देन यू माइट नॉट सी द सेम काइंड ऑफ पैनिक हैपनिंग इन मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो निपुण सर, हमने उम्मीद कम लगा रखी है, कंपनियां ज्यादा बेहतर कर रही हैं? सो आई थिंक क्लियरली मिड और स्मॉल कैप्स में एक ब्रॉड, एक हिस्टोरिकली ये रहा हुआ है कि जब इकोनॉमी में एक स्लो डाउन होता है तो बड़ी कंपनियां कई बार फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से, बैलेंस शीट स्ट्रांग होने की वजह से, कैश फ्लोज बेटर होने की वजह से सस्टेन कर जाती हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स में डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इस बार जो हमने देखा है ये थोड़ा विपरीत हुआ है इससे। अगर जो एक इकोनॉमी पे थोड़ा भी इम्पैक्ट आया है तो ये कई लार्ज कैप कंपनीज पे ग्लोबल इश्यूज की वजह से या डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से इम्पैक्ट आया है, बट मिड और स्मॉल कैप में कई कारण से नहीं आया है। सो हमारे एक्सपेक्टेशंस ब्रॉड लार्जर कंपनीज के ज़्यादा रहे हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स पे एक्सपेक्टेशंस हमारे ज़्यादा नहीं रहे हैं, और उससे भी लेकिन रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, इसी वजह से हमने उसमें स्ट्रेंथ देखी है। ओके, लास्टली निपुण सर, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मॉनसून की या अर्निंग्स की, और फ्रंट लाइन इंडेक्स, क्योंकि नैस्डैक नया हाई बना रहा है, डाउ नया हाई बना रहा है, ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया चल रहे हैं, और हमारा बाजार में आईटी जो नैस्डैक को रिफ्लेक्ट करता है वो लो बना रहा है। सो ये सिचुएशंस को देखते हुए आपको लग रहा है कि अब हम जुलाई या Q1 की इस ड्यूरेशन में ही, इस अर्निंग सीजन में ही नए हाई की तरफ जाएंगे? मतलब थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल होगा, लेकिन क्या जा सकते हैं? सो नैस्डैक एक तरफ और इंडियन आईटी कंपनीज दूसरी तरफ हैं। क्लियरली नैस्डैक की बड़ी कंपनियां हैं, वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ग्लोबल हार्डवेयर बनाती हैं, और सिर्फ एक सेगमेंट पे, सिर्फ एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके, रिटेल मार्केट है उनका, वेदर आप अमेजॉन देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, मेटा देखें, कोई भी इस तरह से कंपनी देखें जो क्लियरली एक रिटेल, ग्लोबल रिटेल पे जिसकी डिमांड है, तो उसमें क्लियरली एक स्लो डाउन नहीं आया है। इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को और कई कंपनियों को भी सप्लाई करती हैं, तो एक ऑर्डर फ्लो में नेगेटिविटी रही है। बट वन वुड थिंक कि एक सर्टन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो इंडिकेटर्स हैं कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग या जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, या परचेजिंग पीएमआई इंडेक्स अगर इंप्रूवमेंट दिखाता है, और जो हमने देखा कि इंप्रूवमेंट दिखा भी रहा है, तो उससे क्लियरली इंडिकेशन आएगा कि एक ऑन द वन साइड सर्विसेज में अगर किसी कारण से स्लो डाउन होता है तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हो सकता है, जिसकी वजह से एक जीडीपी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, जीएसटी कलेक्शंस देखे, वो बहुत अट्रैक्टिव रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस भी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ग्रोथ हमने देखा हुआ है। सो वन वुड थिंक वाइल एक जरूरी नहीं है कि नया हाई बने, बट आई थिंक वी आर एक
खराब रिजल्ट आए तो एक क्लियरली नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, बट देयर इज अ गुड केस फॉर मार्केट सस्टेनिंग और कंसोलिडेटिंग विद इन द 4 to 5% रेंज फॉर द फॉर इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट। चलिए निपुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी तरह की टॉपिक्स पर हमसे क्लीन डिस्कशन करने के लिए। तो फिलहाल अब हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।